हेलो चैम्प्स, आई होप आप बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो अपने एग्जाम्स के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हॉट्स यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस या कह सकते हो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है ये थोड़े हायर लेवल क्वेश्चंस होते हैं, बट अगर आपका टारगेट है 80 ऑन 80 स्कोर करना तो आपको सभी तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। इस वीडियो में हम बात करें आपका जो यूनिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जिसमें एक्चुअली दो चैप्टर्स कवर हो जाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। और इसी चैप्टर के हॉट्स में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। सो सिंपल क्वेश्चंस तो आप कर ही रहे होगे प्रैक्टिस, कुछ हॉट्स भी देख लो। चलो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, कोशिश करो एक नोटबुक और पेन अपने साथ रखो और कुछ चीजें लिखते भी जाओ क्योंकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डेप्रीसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर, एक्सप्लेन विद अ डायग्राम। वैसे तो ये सिंपल ही क्वेश्चन है, दिस इज नॉट डिफिकल्ट। अगर डेप्रीसिएशन हो रही है हमारी करेंसी की, सो दिस इज समथिंग लाइक अगर $1 पहले 60 रुपीज का था तो अब $1 70 रुपीज का हो गया। दिस इज डेप्रीसिएशन ऑफ आर करेंसी। जो रूपी है वो यहाँ पे वीक हो रहा है, कमजोर हो रहा है, और कंपैरेटिवली जो डॉलर है वो स्ट्रांग हो रहा है। तो इसे आप कह सकते हो, या तो कहोगे डेप्रीसिएशन ऑफ होम करेंसी और यू कैन से डोमेस्टिक करेंसी। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो फॉरेन करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, सो एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी आप इसे कह सकते हो। और अनदर वे टू रिप्रेजेंट दिस इज, यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ रहा है, सो दिस इज राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, इसे आप प्रॉपर कैसे लिखेंगे? डेप्रीसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन टू द फॉरेन करेंसी अंडर अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम या ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, नाउ उन्होंने बोला कि डायग्राम भी यूज करो। अब इसके दो डायग्राम्स हो सकते हैं बिकॉज इसका जो कॉज है कि ऐसा क्यों हुआ होगा, उसके पीछे दो कॉजेज हो सकते हैं। रिपीट कर रही हूं, यहाँ पे हमारी जो करेंसी है वो वीक हो रही है और जो डॉलर है वो स्ट्रांग हो रहा है। तो दिस कुड बी ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी की डिमांड यहाँ पे बढ़ रही है, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, तो डॉलर मजबूत हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। या फिर इसका ऑल्टरनेट भी आप कह सकते हैं, दिस कुड ऑल्सो बी ड्यू टू डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। जब भी हम बात करते हैं चेंजेस इन डिमांड और सप्लाई, तो हम हमेशा फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई देख रहे होते हैं, और यही हम डायग्राम में भी कहते हैं। जैसे अब मैं आपको डायग्राम अगर दिखाऊं, लाइक आई सेड, इसके दो डायग्राम्स हो सकते हैं बट दोनों से सेम कंक्लूजन ही हम ड्रॉ करेंगे। सो योर डायग्राम शुड बी वेरी प्रॉपर एंड इट शुड बी लेबल्ड। जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम दिखाएंगे डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, एंड यहां पर हम दिखाएंगे रेट ऑफ एक्सचेंज या फिर एक्सचेंज रेट। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। दिस इज योर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। अब अगर हो जाए इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, तो डिमांड कर्व को आप राइटवर्ड शिफ्ट कर देंगे, एंड ड्यू टू दिस यू विल सी दैट द न्यू एक्सचेंज रेट वुड बी सेट हायर। तो एक्सचेंज रेट जो है वो OR से हो गया है OR1। दिस इज राइज इन एक्सचेंज रेट, और दिस इज डेप्रीसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, और दिस इज एप्रीसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। सारी बातें इसी में हो गई। ठीक है, एक और डायग्राम आपको दिखा देती हूँ, आप कोई भी एक डायग्राम वहां पर बना सकते हैं। सो अगेन द सेम थिंग, demand curve downward sloping, supply curve upward sloping. This is your equilibrium exchange rate. यहाँ पर हम क्वांटिटी दिखा रहे हैं फॉरेन करेंसी की।
अब हम कह रहे हैं डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। तो सप्लाई कर्व का ये राइटवर्ड शिफ्ट है और ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। अगर डिक्रीज इन सप्लाई हो रहा है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, एंड देन यू विल सी क्वांटिटी तो कम हो रही है बट जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ गया, अगेन फ्रॉम OR टू OR1। दिस इज राइज इन एक्सचेंज रेट और डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। तो ये हमारा डायग्राम हो गया, प्रॉपर आप इसे बनाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल इट अफेक्ट योर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इफ यू आर प्लानिंग टू गो टू US फॉर हायर स्टडीज। तो जैसे हमने कहा डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी, इस केस में अगर आपको बाहर पढ़ने जाना हो स्टडीज के लिए तो आपकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन महंगी हो जाएगी। इनफैक्ट आप अगर इंडिया में भी बैठे हो तो अगर आप CFA का कोर्स परस्यू करते हो, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, तो भी आपको डॉलर्स में पेमेंट करनी होती है। तो अगर डेप्रिसिएशन हो जाती है डोमेस्टिक करेंसी की तो हमें ज्यादा डॉलर्स पे करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे $100 की फीस पे करनी है, तो पहले केस में मुझे 6,000 रुपीज देने पड़ते, बट अब मुझे उसी के लिए 7,000 रुपीज देने पड़ रहे हैं। तो इसमें आप लिखेंगे दैट इन दिस केस द कॉस्ट ऑफ माई एजुकेशन, क्योंकि उन्होंने योर पूछा है, द कॉस्ट ऑफ माई एजुकेशन विल गो अप and the burden of expenditure on my parents will increase। इस तरह से आप अपना आंसर फ्रेम करेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। Moving on, the market price of US dollar has increased considerably, leading to a rise in the prices of the imports of essential goods. What can central bank do to ease the situation? Now let me tell you, जो central bank है वो करता है क्या? Managed floating, which is a combination of flexible exchange rate and fixed exchange rate system. तो जो सेंट्रल बैंक है वो एक्चुअली दो में से कुछ एक चीज कर सकता है, या तो जो उसके पास डॉलर्स पड़े हैं बिकॉज इट इज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उसके पास जो फॉरेन करेंसी पड़ी है या तो वो उसको सेल कर सकता है टू करेक्ट द सिचुएशन, या फिर और खरीद सकता है फॉरेन करेंसी, डिमांड बढ़ा सकता है फॉरेन करेंसी की। डिपेंड करता है केस टू केस कि क्या करेगा सेंट्रल बैंक टू करेक्ट द सिचुएशन। तो सेंट्रल बैंक, फिर से बोल रही हूँ, मैनेज्ड फ्लोटिंग करता है टू कीप द एक्सचेंज रेट विद इन डिजायर्ड लिमिट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट प्राइस ऑफ US डॉलर हैज इंक्रीज कंसिडरेबली, यानी जो डॉलर है वो महंगा हो गया है। दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू अभी जो हम बात कर रहे थे, डॉलर महंगा हो गया है। दिस इज डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी। यहां पर जो सेंट्रल बैंक है और इसकी वजह से इंपोर्ट्स महंगे हो गए हैं डेफिनेटली। लेट्स से मुझे $100 का इंपोर्ट करना है, तो पहले उसके लिए मुझे 6,000 रुपीज देने पड़ रहे थे, अब मुझे 7,000 रुपीज देने पड़ रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो इंपोर्ट्स हैं वो महंगे हो गए। अब सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है, सोच के देखो, डॉलर यहाँ पे ज्यादा ही स्ट्रांग हो रहा है, डॉलर कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो रहे हैं। यहाँ पे मैं डॉलर की डिमांड बढ़ा नहीं सकती, क्योंकि अगर मैंने डॉलर की डिमांड बढ़ा दी फिर तो वो और स्ट्रांग हो जाएगा। जिस चीज की डिमांड बढ़ती है वो चीज, उस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है, क्योंकि उसके पास फॉरेन करेंसी पड़ी हुई है, तो इट कैन सेल द US डॉलर्स। तो उससे क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी डॉलर्स की। जिस चीज की सप्लाई बढ़ती है उस चीज की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। तो अगर यहाँ पे सेंट्रल बैंक सेल कर दे फॉरेन करेंसी या डॉलर्स, तो उससे सप्लाई बढ़ जाएगी डॉलर्स की और उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। एंड दैट इज व्हाट वी वांट, कि यहाँ पे डॉलर जो है ज्यादा ही स्ट्रांग हुआ है। तो इससे हो सकता है थोड़ा सा बेटर हो जाए सिचुएशन, हो सकता है 70 से थोड़ा बेटर हो जाए एक्सचेंज रेट एंड इट बिकम्स 65 रुपीज फॉर $1। तो सिंपली यहां पर सेंट्रल बैंक सप्लाई ज्यादा कर सकता है US डॉलर्स की। आगे देखते हैं, इफ इन्फ्लेशन इज हायर इन कंट्री A दैन इन कंट्री B, मतलब जो चीजें हैं वो कंट्री A में महंगी हैं कंपेयर टू कंट्री B, एंड द एक्सचेंज रेट बिटवीन द टू कंट्रीज इज फिक्स्ड। ठीक है, एक्सचेंज रेट फिक्स्ड मान लो, क्योंकि अगर फ्लेक्सिबल मानोगे तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं बीच में डिमांड और सप्लाई के। What is likely to happen to the trade balance? Now trade balance, you know, is the difference between export and import of goods between the two countries. Okay, let us assume country A है USA, यहाँ पे महंगाई ज्यादा है
एज पर द क्वेश्चन, एंड कंट्री बी है लेट्स से इंडिया, हमारा भारत महान। तो यहाँ पे अगर चीजें महंगी हैं, यहाँ पे एक्सपेंसिव हैं, तो दे वुड वांट टू बाय इंडियन गुड्स बिकॉज दे आर कंपैरेटिवली चीपर। तो यू कैन से कि इस केस में यूएसए के जो इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगे, और यू कैन से कि यहाँ पे जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं टू द अदर कंट्री वो बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे यूएस के इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, यहाँ पे इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। तो इसका जो ट्रेड बैलेंस है उसके बारे में सोचो। ट्रेड बैलेंस क्या होता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो अगर आपके इंपोर्ट्स ज्यादा हो रहे हैं तो जो आपका डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा, तो आपके ट्रेड बैलेंस में क्या आ जाएगा? डेफिसिट, क्योंकि आपका आउटफ्लो ज्यादा होगा। और यहां पर अगर आपके एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं तो जो आपका ट्रेड बैलेंस होगा वो क्या होगा? सरप्लस, पॉजिटिव में रहेगा। तो यहाँ पे डेफिसिट ट्रेड बैलेंस हो जाएगा इस कंट्री में, और यहाँ पे सरप्लस ट्रेड बैलेंस हो जाएगा, सिंपल। और यहाँ पे एक्सचेंज रेट तो हमने फिक्स्ड ही माना है, तो बस दैट इज इजी। ऑलराइट, उसके बाद देखते हैं, आर दी कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स द सेम? इसका आंसर है नो, ये दोनों वर्ड्स सेम नहीं है। अगर हम बात करते हैं डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स, इसका मतलब है हमारी कंट्री में जो गुड्स बने हैं उनकी टोटल डिमांड, चाहे वो डिमांड हमारी कंट्री से हो चाहे वो बाहर की कंट्रीज से हो, ठीक है। तो डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स यानी कि हमारे गुड्स की डिमांड चाहे वो हमारी कंट्री के लोगों से हो चाहे वो बाहर की कंट्री के लोगों से हो। सो डिमांड फॉर आर गुड्स मतलब जो प्रोड्यूस हुए हमारी कंट्री में, बोथ बाय डोमेस्टिक कंट्री एंड फॉरेन कंट्रीज, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, मतलब इसमें एक्सपोर्ट्स भी आ जाएंगे ना, हमारे गुड्स की डिमांड बाहर की कंट्रीज में। देन द सेकंड पॉइंट इज डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स। डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स यानी कि ये जो गुड्स हैं ये कहीं के भी हो सकते हैं, बट इनकी डिमांड हमारी कंट्री में। तो बेसिकली ये हो गया टोटल डोमेस्टिक डिमांड, हमारी कंट्री में जो डिमांड है गुड्स की, चाहे वो हमारे गुड्स की डिमांड हो या फॉरेन में बने हुए गुड्स की डिमांड हो, ऑफ बोथ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स या डोमेस्टिक गुड्स and goods produced in foreign countries हमारे कंट्री में जो डिमांड है गुड्स की, चाहे वो गुड्स हमारी कंट्री में बने हैं चाहे वो बाहर की कंट्रीज में बने हों। चलिए नेक्स्ट वन नाउ, वेयर विल द फॉलोइंग बी रिकॉर्डेड इन बीओपी अकाउंट एंड ऑन विच साइड? नाउ आई वांट टू रिमाइंड यू कि मैंने हिडन जेम्स वाला वीडियो बनाया है आपके लिए रिलेटेड टू दिस यूनिट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। वैसे तो सभी चैप्टर्स के हिडन जेम्स आपको मिल जाएंगे, वो वीडियो आप जरूर कवर करना क्योंकि वो भी एक एक्सटेंशन है हॉट्स की। वहां पे भी मैंने बहुत यूनिक पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, बहुत डिटेल में आपको क्वेश्चंस बताए हैं। सो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन मैंने काफी सारे पॉइंट्स लेकर डिस्कस किया। तो सेल ऑफ मशीनरी टू अब्रॉड, ये आप बीओपी के कौन से अकाउंट में शो करेंगे और इसको आप किस साइड पे शो करेंगे? देखो आपको पता है दो साइड्स होती है, क्रेडिट साइड पे हम इनफ्लो शो करते हैं फॉरेन करेंसी का, और डेबिट साइड पे हम आउटफ्लो शो करते हैं फॉरेन करेंसी का। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। सेल ऑफ मशीनरी टू अब्रॉड, तो दिस इज लाइक एक्सपोर्ट, इसे हम शो करेंगे करंट अकाउंट में, क्योंकि आप लिखेंगे इसका रीजन क्योंकि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हम करंट अकाउंट में शो करते हैं।
सेल ऑफ मशीनरी टू अब्रॉड, तो आपके पास पैसे आएंगे, इससे इनफ्लो होगा, तो इसे आप क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी शो करेंगे और लिख देंगे इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। सेकेंड, बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, बोरोइंग्स को तो आप कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं, इससे एसेट लायबिलिटी स्टेटस इंपैक्ट होता है। बोरो कर रहे हो, बाहर से पैसे आ रहे हैं, ये भी इनफ्लो है, इसे भी आप क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी शो करोगे। चैरिटी टू फॉरेन कंट्रीज, चैरिटी जो है फॉरेन कंट्रीज को हमने भेजी है, तो ये करंट अकाउंट में शो करेंगे क्योंकि इट इज लाइक अ ट्रांसफर पेमेंट, वन साइडेड पेमेंट, ये आउटफ्लो हो रहा है और इसे हम डेबिट साइड ऑफ बीओपी शो करेंगे। ठीक है, इसमें आप ये भी सोच के देखो एक एक्स्ट्रा स्टेप कि इससे एक्सचेंज रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन करेंसी का, डिमांड और सप्लाई पे फर्क पड़ रहा है और फिर अल्टीमेटली एक्सचेंज रेट पे भी उसका फर्क पड़ सकता है। तो उसी के लिए आप हिडन जेम्स वाला वीडियो जरूर रेफर करना। देन इंडियन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन एसेट्स अब्रॉड, इन्वेस्ट इन एसेट्स अब्रॉड यानी आपने बाहर कोई लैंड खरीद लिया या कोई फाइनेंशियल एसेट खरीद लिया बाहर, इसे भी आप शो करेंगे कैपिटल अकाउंट में क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। इन्वेस्टमेंट चाहे वो लोग हमारी कंट्री में करें या हम उनकी कंट्री में करें, कैपिटल अकाउंट में इसे शो करते हैं। इससे जो पैसे हैं वो बाहर जाएंगे, आउटफ्लो होगा और इसलिए इसे हम शो करेंगे ऑन द डेबिट साइड। ठीक है, देख लो एक बार। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, हाउ डू द डेफिसिट बीओपी एंड सरप्लस बीओपी इम्पैक्ट द एक्सचेंज रेट। ठीक है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। डेफिसिट बीओपी यानी कि नेट में, आप बताओ नेट में इनफ्लो हो रहा है फॉरेन करेंसी का या आउटफ्लो? अगर डेफिसिट है तो आउटफ्लो ज्यादा हो रहा होगा ना, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी इज मोर देन इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। अच्छा सोच के देखो, अगर बाहर पैसे ज्यादा जा रहे हैं तो आप डिमांड कर रहे हैं फॉरेन करेंसी ज्यादा और बाहर भेज रहे हैं, मे बी फॉर इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से सोच लो। और अगर इनफ्लो होती है फॉरेन करेंसी की, आपके पास डॉलर ज्यादा आते हैं बट डॉलर्स तो यहाँ चलते नहीं, फिर उसको आप बेच देते हैं तो उससे डॉलर्स की सप्लाई बढ़ जाती है। तो यहाँ पे नेट में अगर आउटफ्लो ज्यादा है तो इसका नेट इफेक्ट पता है क्या होगा? इसका नेट इफेक्ट ये होगा कि जो डिमांड है फॉरेन करेंसी की वो ज्यादा हो रही है। सिंपली ऐसे सोच के देख लो कि जो इंपोर्ट्स है वो ज्यादा हो रहे हैं और एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं। वैसे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिर्फ बीओपी का एक पार्ट होता है, टोटलिटी में तो बीओपी में और भी चीजें आती हैं, आपको पता ही है, करंट अकाउंट वाली चीजें, कैपिटल अकाउंट वाली चीजें, बट इजी तरीके से समझने के लिए आप ऐसे सोच सकते हैं। और अगर सरप्लस बीओपी है यानी कि नेट में देखें तो इनफ्लो जो है फॉरेन करेंसी का वो ज्यादा है और आउटफ्लो कम है। अब सोचो अगर कंट्री में फॉरेन करेंसी ज्यादा आ रही है, जैसे मान लीजिए एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो रहे हैं तो डॉलर्स आ रहे हैं कंट्री में, अब डॉलर्स तो यहाँ चलते नहीं, फिर आप उनको सेल कर देते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू इंडियन रुपीज। तो इसका जो नेट इफेक्ट है वो होगा कि जो सप्लाई है फॉरेन करेंसी की, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी दैट इज इंक्रीजिंग। ओके, अब यहाँ पे एक बार सोच लेते हैं, पहले डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, इमेजिन या फिर डायग्राम से भी सोच सकते हो। डिमांड अगर बढ़ रही है फॉरेन करेंसी की तो एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, या फिर सिंपली सोचो फॉरेन करेंसी मजबूत हो रही है, हम कंपैरेटिवली थोड़े से कमजोर हो रहे हैं। अगर पहले $1 का था तो इस हिसाब से देखें तो अब $1.70 का हो गया है। दिस वुड लीड टू राइज इन एक्सचेंज रेट, राइज इन एक्सचेंज रेट, और यू कैन से डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी एंड एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। और यहाँ पे अगर देखें सप्लाई बढ़ रही है फॉरेन करेंसी की, यानी कि इसका राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, इससे जो एक्सचेंज रेट है वो कम हो गया, फॉरेन करेंसी
थोड़ी कमजोर हो गई क्योंकि उसकी सप्लाई बढ़ रही है। जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होती है उस चीज की वैल्यू कम हो जाती है। पहले अगर $1.60 का था तो अब $1.50 का हो रहा है। दिस इज एक्चुअली फॉल इन एक्सचेंज रेट, और यू कैन से एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। तो अल्टीमेटली हम कहेंगे डेफिसिट बीओपी की वजह से हो रहा है राइज इन एक्सचेंज रेट, और सरप्लस बीओपी की वजह से हो रहा है फॉल इन एक्सचेंज रेट। सोच पा रहे हो? दिमाग थोड़ा खुल रहा है आपका इस तरह के क्वेश्चंस करके? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देन उसके बाद, विल यू ऑलवेज अप्रिशिएट अ राइज इन एक्सचेंज रेट एज अ मीन्स टू एक्सपोर्ट? ऑलवेज? सोच के देखते हैं। अगर पहले $1.60 का था और अब $1.70 का हो रहा है तो इससे आप कहेंगे राइज इन एक्सचेंज रेट। इससे हम कहते हैं कि हाँ, इससे एक्सपोर्ट्स आर लाइकली टू इंक्रीज। इससे एक्सपोर्ट्स आर लाइकली टू इंक्रीज। क्यों? दो रीजन से समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक अमेरिकन है, वो इंडिया घूमने आया है और वो यहां से इंडिया से शॉपिंग कर रहा है। पहले वो $1 में 6 कुरकुरे के पैकेट्स खरीद पा रहा था। इमेजिन, एक कुरकुरे का पैकेट ₹10 का है। अब वो उसी $1 से 7 कुरकुरे के पैकेट्स खरीद पा रहा है, तो उससे अच्छा लग रहा है, उसे इंडियन गुड्स पसंद आ रहे हैं क्योंकि इंडियन गुड्स चीपर है, तो वो ज्यादा खरीदेगा और अपनी कंट्री में ले जाएगा। दिस इज लाइक एन एक्सपोर्ट। ठीक है, दूसरा पर्सपेक्टिव भी आप ले सकते हो कि इंडिया में जो एक्सपोर्टर है, पहले उसे एक्सपोर्ट्स के लिए कम पैसे मिल रहे थे, अब उसे एक्सपोर्ट्स के लिए ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। इमेजिन, उसने $100 का एक्सपोर्ट किया तो पहले उसे ₹6,000 मिल रहे थे फॉर दैट, अब उसे ₹7,000 मिल रहे हैं फॉर दैट, तो वो खुश हो रहा है। एक्सपोर्टर को भी अच्छा लग रहा है, वो भी ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाह रहा है। ठीक है, पर ऐसा क्या हमेशा होगा? क्या पक्का ऐसा होगा? द आंसर इज नो। क्योंकि वजह, उन लोगों को हमारे गुड्स पसंद भी तो आने चाहिए, तभी तो वो ज्यादा खरीदेंगे। सिर्फ सामान सस्ता होना काफी नहीं है, उन्हें हमारे गुड्स की क्वालिटी भी तो पसंद आनी चाहिए। ठीक है, तो वैसे तो हम कहेंगे कि हाँ, द एक्सपोर्ट्स आर लाइकली टू राइज, बट दिस इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू हैपन। सिंपली मैंने बोला कि मेरे गुड्स, इंडियन गुड्स, उनको सस्ते लग रहे हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है इन 100% ऑफ द केसेस कि वो फिर इंडियन गुड्स ही ज्यादा खरीदेंगे। उनको मेरे गुड्स की क्वालिटी भी तो अच्छी लगनी चाहिए, पसंद भी तो आने चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप कहें कि उनके लिए जो प्राइस है वो कम हो गया है इंडियन गुड्स का, तो वो डिमांड बढ़ा देंगे। हाँ, ऐसा होगा, बट इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी तो बीच में आ जाएगी ना। हाउ इलास्टिक इज द डिमांड? अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है, मतलब कि हाँ, इम्पैक्ट पड़ेगा डिमांड के ऊपर, फिर तो ठीक है, एक्सपोर्ट्स आर लाइकली टू इंक्रीज। बट अगर डिमांड ही इनइलास्टिक है तो फिर तो आप एक्सपोर्ट्स इस केस में भी नहीं बढ़ा पाओगे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि दिस इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू हैपन, बट हाँ, हम अपने सभी क्वेश्चंस के लिए वैसे यही मानेंगे कि अगर एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है तो एक्सपोर्ट्स आर लाइकली टू इंक्रीज, क्योंकि हम बैकग्राउंड में एक एजम्पशन लेकर चल रहे होते हैं कि अगर कोई चीज सस्ती है तो उस चीज की डिमांड ज्यादा होगी। बट वैसे देखा जाए उसके पीछे भी एक बैकग्राउंड में एजम्पशन होनी चाहिए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 है, यानी जो डिमांड है वो इलास्टिक है। तो यहाँ पे क्योंकि ऑलवेज था तो हम कहेंगे नो, इट इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रू। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देन, इफ US डॉलर बिकम्स कॉस्टलियर इन टर्म्स ऑफ द इंडियन रूपी, डॉलर महंगा हो गया, यानी समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग। ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है हमारी कंट्री के लिए। कैसे? बहुत ही सिंपल है विषय, आप इसको कितनी बार तो पढ़ते हो। ये गुड है, गुड इम्पैक्ट इसका हो सकता है बिकॉज इससे एक्सपोर्ट्स आर लाइकली टू राइज। एक्सपोर्ट्स आर लाइकली टू राइज, तो हमारे गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, हमारी कंट्री में ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आएगी, तो ये अच्छी बात है। बट इट कैन ऑल्सो बी बैड फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि इस केस में इंपोर्ट्स बिकम एक्सपेंसिव, है ना,
और देखो कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हमें इंपोर्ट करनी ही पड़ती हैं, जैसे क्रूड ऑयल, क्योंकि नेचुरली हमारे पास ज्यादा नहीं है, तो अब इंपोर्ट्स जो करने ही करने, असेंशियल गुड्स के इंपोर्ट्स, वो भी महंगे हो जाएंगे, हमें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे. दिस इज बैड फॉर द इकोनॉमी एंड दिस कैन लीड टू करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसे आप शॉर्ट में कैड भी बोलते हो, CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट. सिंपल है वैसे, ये इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है. करंट अकाउंट डेफिसिट यानी करंट अकाउंट में जितनी भी आप चीजें शो करते हो, जैसे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, साथ ही जो ट्रांसफर पेमेंट्स है, उसका जो नेट इफेक्ट आ रहा है वो डेफिसिट में आ रहा है. मतलब नेट इफेक्ट जो है वो आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है फॉरेन करेंसी का. तो ये गुड भी है क्योंकि इससे एक्सपोर्ट्स आपके बढ़ सकते हैं, ये बैड भी है क्योंकि असेंशियल चीजों का इंपोर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, जो कि महंगा हो जाएगा. इससे आपके करंट अकाउंट में डेफिसिट आ सकता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. देन स्टेट गिविंग वैलिड रीजंस whether the following statements are true or false. यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ट्रेड डेफिसिट हमेशा क्या एक बहुत चिंता की बात है किसी भी इकोनॉमी के लिए? तो इसका आंसर है नहीं. ऐसा 100% केसेस में नहीं है. इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. क्योंकि देखो, जो आपका करंट अकाउंट है उसमें आप मेजरली क्या शो करते हो? एक तो ये ट्रेड बैलेंस या बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसमें आप गुड्स की बातें करते हो, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, और इनविजिबल्स. इनविजिबल्स में आपका सर्विसेज भी आ जाता है और जो ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं. ठीक है, तो अगर इसमें डेफिसिट है बट इसमें बहुत ज्यादा सरप्लस है, मान लीजिए ये आपका आ रहा है -100 करोड़, ठीक है, और ये आपका आ रहा है +300 करोड़, तो नेट में तो आपका अभी भी सरप्लस ही आ जाएगा ना, करंट अकाउंट सरप्लस. तो इट इज नॉट ऑलवेज a matter of great concern for the economy, because trade balance का deficit can be set off by the invisibles का surplus. मतलब export of invisibles is more than the import of invisibles. तो इसमें surplus आ रहा है और फिर net में भी surplus आ जाएगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. Surplus in capital account BOP reflects prosperity of the nation. क्या ऐसा होगा हमेशा कि अगर कैपिटल अकाउंट सरप्लस में है तो इट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर द कंट्री? नॉट नेसेसरली, नॉट ऑलवेज द केस. सिंपली बिकॉज देखो, इसे जो कैपिटल अकाउंट है उसमें आप काफी सारी चीजें शो करते हो, बट ब्रॉडली एक तो बोरोइंग्स और इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, अब देखो, अगर आपके पास बोरोइंग्स की वजह से ज्यादा इनफ्लो आ रहा है और इसकी वजह से आप कह रहे हो कि सरप्लस है कैपिटल अकाउंट में, तो ये कोई प्रॉस्पेरिटी थोड़ी है. ये तो आपने लोन लिया है, इसकी वजह से आपका सरप्लस आ रहा है कैपिटल अकाउंट में, बट दिस इज अ बर्डन फॉर यू बिकॉज यू हैव टू पे इट बैक. तो इससे तो आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है, तो ये प्रॉस्पेरिटी कैसे हो सकता है? तो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि अगर आपका कैपिटल अकाउंट में सरप्लस है तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर द नेशन, राइट? चलिए आगे देखते हैं. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन. तो ये क्वेश्चन मैंने हिडन जेम्स वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था. ये एनसीईआरटी से पॉइंट मैंने पिक किया है, ध्यान से समझना व्हाट दे आर ट्राइंग टू से हियर. Comment on the statement that increase in interest rate in the domestic economy leads to an appreciation of domestic currency. True or false? ध्यान से समझना what they are trying to say. देखो, यहाँ पर हम वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो ज्यादा हो रहा है एक कंट्री में. तो मैं 2 कंट्रीज ले लेती हूँ क्योंकि कंपैरिजन करके ज्यादा क्लैरिटी होगी हमें. लेट्स से कंट्री ए और कंट्री बी कह लेते हैं. ये यूएसए है और ये इंडिया है. तो यहां पर जो इंटरेस्ट रेट है, अच्छा अब ये इंटरेस्ट रेट कौन सा है? देखो, आपको पता है कि जो कंट्री की गवर्नमेंट होती है वो भी पब्लिक से बोरो करती है बाय इशूइंग बॉन्ड्स. तो ये वो वाला इंटरेस्ट रेट है जो लोगों को मिल रहा है गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर. तो लेट्स से यूएस में गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर
लोगों को इंटरेस्ट रेट मिलता है लेट्स से 8%, और इंडिया में लोगों को गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर लेट्स से इंटरेस्ट मिलता है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक अजम्पशन चलेगी कि हम किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्रीली, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस केस में आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ के लोग भी जो है, यूएसए के जो लोग हैं, वो भी इंडिया आकर अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर वो इंडिया आएंगे तो वो डॉलर सेल करके रुपी खरीदेंगे बिकॉज दे वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, तो यहाँ की करेंसी वो खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ करेंसी ऑफ दिस कंट्री बी, यहाँ की करेंसी की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो वो अगर हमारी कंट्री में आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, रुपी खरीद रहे हैं, डॉलर बेच रहे होंगे ना, तो इनकी जो करेंसी है उसकी सप्लाई बढ़ रही है। इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ करेंसी ऑफ कंट्री ए। अब सोच के देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर रुपी की डिमांड बढ़ रही है तो इस केस में इस कंट्री की जो करेंसी है वो एप्रिशिएट हो रही है, और ये अपनी करेंसी को बेच रहे हैं, उसकी सप्लाई बढ़ रही है। जिस चीज की सप्लाई बढ़ती है उस चीज की वैल्यू कम हो जाती है, तो इनकी जो करेंसी है वो डेप्रीशिएट होगी। सोच के देखो, आपको खुद सोचना पड़ेगा तभी आप ये चीजें समझ पाओगे। इस कंट्री की करेंसी एप्रिशिएट हो रही है क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही है, इस कंट्री की करेंसी डेप्रीशिएट हो रही है क्योंकि उसकी सप्लाई बढ़ रही है। अब हमें किस कंट्री के पर्सपेक्टिव से बताना है, वो कह रहे हैं इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, यानी जहां पर ज्यादा है हमें वो अपनी इकोनॉमी सोचनी है। ये डोमेस्टिक इकोनॉमी है क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा है, तो इस कंट्री की करेंसी एप्रिशिएट होगी। तो यस, दिस विल लीड टू एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो जो हमारी स्टेटमेंट है वो ट्रू है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो ये किसी एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और पूछ रहे हैं कि कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है, इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। तो दिस इज द होल बैकग्राउंड जो आपको सोचना है, एंड देन यू कैन आंसर दिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने बहुत डिटेल में हिडन जेम्स वाले वीडियो में भी डिस्कस किया है, आप वो वीडियो जरूर रेफर करना, तभी आपके सभी हॉट्स कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, अ कंट्री हुज एग्रीगेट डिमांड ग्रोज फास्टर देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नॉर्मली फाइंड इट्स करेंसी, हमें बताना है एप्रिशिएटिंग या डेप्रिशिएटिंग, because its imports grow faster than its exports, its demand curve for foreign currency shifts faster than its supply curve। सिंपल तरीके से अगर हम समझें, हम अपनी कंट्री के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, इंडिया की बात करते हैं। लेट्स से इंडिया में जो इंपोर्ट्स हो रहे हैं, इंपोर्ट्स वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं कंपेयर्ड टू द एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं वैसे, इंडिया मान लीजिए इंपोर्ट्स भी ज्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट भी ज्यादा कर रहा है, बट इंपोर्ट्स ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, तो क्या इंपैक्ट होगा इसका हमारी करेंसी पे? दिस इज द क्वेश्चन। नाउ इमेजिन अगर इंपोर्ट्स ज्यादा हो रहे हैं तो क्या होगा, मुझे बाहर से सामान खरीदने के लिए डॉलर्स खरीदने पड़ेंगे और फिर मैं बाहर से सामान खरीदूंगी। तो यहाँ पे जो डिमांड होगी फॉरेन करेंसी की, जैसे डॉलर्स की, वो बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि मुझे इंपोर्ट्स ज्यादा करने हैं। इमेजिन अगर आप एक्सपोर्ट्स ज्यादा कर रहे हो तो आपके पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं बाहर से, आपके पास ज्यादा डॉलर्स आ रहे हैं, बट डॉलर्स तो यहाँ पे चलते नहीं, तो आप डॉलर्स को सेल करेंगे और अपने करेंसी में यानी इंडियन रुपी में कन्वर्ट करवाएंगे, राइट? तो यहाँ पर जो सप्लाई है फॉरेन करेंसी की वो बढ़ जाएगी, जो सप्लाई है फॉरेन करेंसी की वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे सोचो, अगर डॉलर्स की डिमांड बढ़ रही है तो डॉलर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और हम कंपैरेटिवली वीक हो जाएंगे, यानी समथिंग लाइक दिस माइट हैपन। डॉलर
स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, दिस इज राइज इन एक्सचेंज रेट, और यू कैन से दिस इज डेप्रीसिएशन ऑफ होम करेंसी, डेप्रीसिएशन ऑफ इंडियन रूपी होम करेंसी। ठीक है, अगर हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे। अब यहाँ के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, अब यहाँ पे डॉलर्स की सप्लाई बढ़ रही है, जिस चीज की सप्लाई बढ़ती है उस चीज की वैल्यू कम हो जाती है। यहाँ पे डॉलर की वैल्यू कम हो रही है, कंपैरेटिवली हमारी वैल्यू थोड़ी बेटर हो रही है, तो यहां पर समथिंग लाइक दिस माइट हैपन। क्योंकि देखो मल्टीपल फैक्टर्स है ना, यहां पर हमारी वैल्यू स्ट्रांग हो रही है, डॉलर की वैल्यू वीक हो रही है। सो इससे हम कह सकते हैं दिस विल लीड टू एप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी विच फॉर अस इज ऑफ कोर्स इंडियन रूपी, एप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी। अब देखो दोनों में ऑपोजिट कंक्लूजन निकल रहा है, यहां पे हमारी करेंसी डेप्रीशिएट हो रही है, यहां पे हमारी करेंसी एप्रीशिएट हो रही है। बट नेट में क्या होगा, नेट में अभी मैंने जैसे आपको स्टेटमेंट में दिखाया था कि इंपोर्ट्स ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, मतलब जो लेफ्ट साइड है उसका इंपैक्ट ग्रेटर है, बड़ा है, तो नेट में क्या होगा, अगर डेप्रीसिएशन ऑफ होम करेंसी ज्यादा हो रही है कंपेयर्ड टू एप्रीसिएशन ऑफ होम करेंसी, तो नेट में तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि फिर डेप्रीसिएशन ही होगी। इफ दिस साइड इज ग्रेटर तो द फाइनल कंक्लूजन इज डेप्रीसिएशन ऑफ होम करेंसी, डेप्रीसिएशन ऑफ होम करेंसी, राइट। तो हमारा जो आंसर है दैट इज डेप्रीशिएटिंग। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये हो गया डेप्रीशिएटिंग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देन मूविंग ऑन, इंडियन रूपी हैज बीन डेप्रीशिएटिंग इन द रीसेंट टाइम्स, तो इसका सीएडी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले तो सीएडी क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट, मतलब करंट अकाउंट में जो हम चीजें शो करते हैं उसका जो नेट इंपैक्ट हो रहा है वो डेफिसिट का हो रहा है। करंट अकाउंट में हम क्या शो करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और साथ में करंट ट्रांसफर्स। तो अभी तक जो इसका इंपैक्ट है वो डेफिसिट में जा रहा है, यानी आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है फॉरेन करेंसी का और इनफ्लो कम हो रहा है अभी जो सिचुएशन है। अब वो कह रहे हैं कि इंडियन रूपी और ज्यादा डेप्रीशिएट हो रहा है, जैसे 60 था अगर पहले $1 तो अब 70 का हो गया। दिस इज इंडियन रूपी इज डेप्रीशिएटिंग। तो कह रहे हैं कि इसका करंट अकाउंट डेफिसिट पे क्या फर्क पड़ सकता है। तो देखो दो आंसर्स इसके बनते हैं। वन इज कि इससे एक्सपोर्ट्स आर लाइकली टू इंक्रीज, जो मैंने पहले भी आपको वीडियो में समझाया, इससे एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ सकते हैं और इंपोर्ट्स हमारे महंगे हो जाएंगे तो कम हो सकते हैं। एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, तो जो हमारा करंट अकाउंट में डेफिसिट चल रहा है वो थोड़ा बेटर हो जाएगा, थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा, थोड़ा पॉजिटिव की तरफ जाएगा, बिकॉज अब हमारे पास इनफ्लो ज्यादा होगा करेंसी का, फॉरेन करेंसी का। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो थोड़ा बेटर हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, चीजें थोड़ी सुधर जाएंगी और जो इनफ्लो है फॉरेन करेंसी का वो हमारी कंट्री में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। दिस इज वन सिचुएशन। बट एक और पर्सपेक्टिव है, आप कह सकते हो कि देखो काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसका इंपोर्ट करना हमारे लिए एक मजबूरी है, मतलब हमें इंपोर्ट करना ही करना है जिन चीजों को। अब इस केस में तो वो महंगा हो जाएगा ना, और वो असेंशियल इंपोर्ट्स है, हम उन्हें कट भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे असेंशियल गुड्स का इंपोर्ट हो जाएगा एक्सपेंसिव। अगर हम इस पर्सपेक्टिव से सोचें फिर तो हम और प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ऑलरेडी डेफिसिट चल रहा है और इंपोर्ट्स महंगे हो गए और इन इंपोर्ट्स को हम कट डाउन भी नहीं कर पा रहे, तो हमारा डेफिसिट जो है वो और खराब हो जाएगा और डिटीरियोरेट हो जाएगा। सो वील से इस केस में हम कह सकते हैं सीएडी में डिटीरियोरेट फर्दर, सीओडी में डिटीरियोरेट फर्दर। ठीक है, तो आप दोनों पर्सपेक्टिव से अपना आंसर लिख देंगे, पहले ये सिचुएशन बता देंगे एंड देन ये, क्योंकि देखो किसी भी चीज का एक एग्जैक्ट इंपैक्ट नहीं होता, इट डिपेंड्स, राइट। तो ये दोनों पॉइंट्स आप अपने आंसर में मेंशन कर देंगे। उसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है अगर, तो क्या इसे हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से कुछ बेटर कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसका आंसर है डेफिनेटली यस।
वही बात है बच्चे, करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और करंट ट्रांसफर्स हम यहाँ पे शो करते हैं। नेट में हम ये कह सकते हैं ना कि इंपोर्ट्स हम ज्यादा कर रहे हैं, इस वजह से जो आउटफ्लो है वो ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं जिस वजह से इनफ्लो कम है फॉरेन करेंसी का। तो अगर हम अपने इंपोर्ट्स कम कर दें थ्रू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो चीजें हम बाहर से मंगवा रहे हैं अगर हम उन्हें सब्स्टिट्यूट कर दें विद आवर ओन गुड्स या उन गुड्स को हम अपनी ही कंट्री में प्रोड्यूस करना शुरू कर दें तो हमारे इंपोर्ट्स थोड़े कम हो जाएंगे एंड वी विल बी एबल टू मैनेज आवर करंट अकाउंट डेफिसिट। क्योंकि प्रॉब्लम अभी यही है कि इंपोर्ट्स ज्यादा हो रहे हैं, तो अगर हम उनको कम कर दें बाय इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, देन यस हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो मैनेज हो सकता है। तो इसका आंसर है यस। ओके, उसके बाद slump in oil prices, how will this affect India's CAD? Again, current account deficit. तो देखो ऑयल तो हमें इंपोर्ट करना ही करना है बिकॉज नेचुरली हमारे पास इनफ नहीं है। अगर ऑयल सस्ता हो जाए तो हमें इंपोर्ट पे कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे, हमारा जो आउटफ्लो है फॉरेन करेंसी का वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो हम अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं, वो थोड़ा क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। सो सिंपली हम कहेंगे कि इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा मैनेज हो सकता है, इंप्रूव हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर India is taking huge leaps in the index of ease of doing business. As a result, many MNCs are shifting their production base to India. In the light of the above statement, comment upon flow of foreign exchange and its likely impact on the Indian economy. ये तो जैसे आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। So what they're saying is कि बाहर की बहुत सारी कंपनीज अपना प्रोडक्शन बेस इंडिया में शिफ्ट कर रही हैं क्योंकि यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया है, मतलब इट्स अ फेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन कंपनीज। तो क्या होगा, जो फॉरेन कंपनीज हैं वो इंडिया में आ रही हैं तो वो अपने साथ डॉलर्स लेकर आएंगी, बट डॉलर्स तो यहाँ पे चलते नहीं, तो फिर वो डॉलर्स को बेचकर हमारी करेंसी को खरीदेंगी। तो इससे आप कह सकते हो कि जो सप्लाई है फॉरेन करेंसी की वो बढ़ जाएगी। पहली बात तो ये हो गई, वो अपने साथ डॉलर्स लेकर आएंगी बाहर की कंपनीज, पर डॉलर्स तो यहाँ चलते नहीं, वो डॉलर्स को सेल करेंगी और उसे इंडियन रुपी में कन्वर्ट करवाएंगी। दिस इज वन पॉइंट, राइट। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर जिस चीज की सप्लाई बढ़ जाती है उस चीज की वैल्यू कम हो जाती है, यानी यहाँ पे डॉलर जो है वो वीक हो जाएगा, कंपैरेटिवली हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ऑल्सो बिकॉज इंडियन रुपी की डिमांड बढ़ रही है, तो समथिंग लाइक दिस माइट हैपन कि डॉलर यहाँ पे वीक हो रहा है और हम स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। सो दिस इज फॉल इन एक्सचेंज रेट। तो इसका जो नेक्स्ट इंपैक्ट है वो ये देखने को मिल सकता है। अगेन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, और इससे एक और फायदा है कि जो इंपोर्ट्स हमें करने ही करने हैं, एसेंशियल गुड्स के जो इंपोर्ट्स हैं अब वो सस्ते में हो पाएंगे। वी विल बी एबल टू सेव फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो जो इंपोर्ट्स हैं एसेंशियल गुड्स के जो हमें करने ही करने हैं वो चीपर हो जाएंगे, तो हम फॉरेन एक्सचेंज थोड़ी सेव कर पाएंगे। वी विल बी एबल टू सेव फॉरेन एक्सचेंज। अब इससे क्या होगा, जो सेंट्रल बैंक है उसके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो अच्छे हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे सेंट्रल बैंक के पास बढ़ जाएंगे। तो देखो हमारी कंट्री को फिर स्ट्रॉन्ग परसीव किया जाएगा अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अच्छे क्वांटिटी में है, तो हमारी कंट्री की जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी मजबूत हो जाएगी, क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी इंटरनेशनल मार्केट में, वो भी हमारी कंट्री को एक स्ट्रॉन्ग कंट्री की तरह परसीव करेंगे। लाइक आई सेड, फिर हमारी क्रेडिट रेटिंग बढ़ जाएगी और जरूरत के समय में हमें बोरो करना बाहर की कंट्री से भी इजी होगा
बिकॉज हमारी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, हमारी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, हमारी इमेज अच्छी है, तो सारी चीजें यहाँ पे पॉजिटिव हो रही है। राइट चैम्प्स, तो ये मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट हॉट्स डिस्कस किए। इसके अलावा आपको यूजुअल चीजें तो अच्छे से पढ़ के जानी है। डेप्रीसिएशन और डीवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस होता है, एप्रीसिएशन और रीवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस होता है, ऑटोनमस आइटम्स, अकोमोडेटिंग आइटम्स अच्छे से पढ़ के जाना है। ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट क्या होता है, बीओपी जो है क्या वो हमेशा बैलेंस करता है, तो आप कहोगे हाँ, अकाउंटिंग सेंस में बीओपी हमेशा बैलेंस करता है। और एक और क्वेश्चन इस तरह का बन सकता है कि क्या अगर बीओपी हमेशा बैलेंस करता है तो इससे क्या ये इंडिकेट होता है दैट आवर कंट्री हैज जीरो नेट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बीओपी अकाउंटिंग सेंस में तो टैली करता है बट प्रैक्टिकली जरूरी नहीं है। ऑल्सो अगर बीओपी आपका बैलेंस कर भी रहा है तो जैसे मान लीजिए करंट अकाउंट में डेफिसिट आ रहा है और वो कवर अप हो रहा है कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से, जैसे ये -100 है, ये +100 है, और एरर्स और ओमिशंस को अगर इग्नोर कर दो तो ये बैलेंस तो हो गया बीओपी, बट क्या इससे हमारी कंट्री की जीरो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन रिफ्लेक्ट हो रही है? नॉट नेसेसरली, क्योंकि जो आपका ये सरप्लस आ रहा है कैपिटल अकाउंट से, हो सकता है ये आपके बोरोइंग्स की वजह से हो, बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, और अगर आपने बोरो किया है तो ये आपकी जीरो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं हो सकती, राइट? इस तरह का कोई क्वेश्चन बन सकता है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। अगर आपको बाकी चैप्टर्स की भी हॉट्स चाहिए तो मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ। अभी बहुत सारे और वीडियोस आपके लिए आ रहे हैं, सो स्टे ट्यून्ड, और सभी वीडियोस कवर करना, बहुत वैल्यू मिलेगी आपको, आई एम श्योर अबाउट दैट। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।